नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और यूरोप का सैन्य गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका और यूरोप में बढ़ती दरार से नेटो के टूटने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक नए नेटो का गठन हो गया। तीन मुस्लिम देशों ने साथ मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन बनाया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा। लेकिन इस डील पर बवाल मच गया है। ईरान जहां सऊदी अरब को धमका रहा है, वहीं इजरायल ने भी इस गठबंधन पर सवाल किए हैं। इस नए गठबंधन से भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इस्लामिक नेटो का हुआ गठन, क्या अमेरिका और यूरोप को मिलेगी चुनौती? क्यों इस डील पर छिड़ी बहस? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के दिसंबर प्लान से घबराई तारिक सरकार। सांसद बना रहे पार्टी छीनने का प्लान। आर्मी चीफ जनरल जमान पर भी गिरेगी गाज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर ईरान का पलटवार। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सीधा टकराव। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही जज नियुक्ति कर सकती है सरकार। सेना प्रमुख मुनीर के राष्ट्रपति बनने की अटकलों के बीच गरमाई सियासत। और चलते चलते में देखेंगे सूखी नदी उगल रही बम बारूद, कैसे यूरोप की डेन्यूब नदी बनी हथियार घर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। धमाकों की आवाज से गूंज उठी राजधानी। हमलों में कीव के आसपास के क्षेत्र में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। जापान के ओकिनावा से टकराया टाइफून डॉल्फिन। अब तक 6 लोग घायल, जबकि 50,000 से ज्यादा इमारतों की बिजली गुल। वहीं चीन ने तट से टकराने से पहले ही बंदरगाह किए बंद। सूडान में जारी जंग में पाकिस्तान का भी हाथ। बलोच पीपुल्स कांग्रेस का बड़ा आरोप। पाकिस्तान से सूडान को बख्तरबंद वाहन, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण भेजे जाने का किया दावा। अमेरिकी सीनेट में भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल पास। रूसी तेल खरीदने वाले 5 देशों पर कार्रवाई। 86 सांसदों ने पक्ष में किया वोट, 11 ने किया विरोध। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने आखिरकार इस्लामिक नेटो का गठन कर ही लिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का में संयुक्त रक्षा सम्मेलन के दौरान इस डिफेंस पैक्ट पर साइन किया। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत अगर तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग भी मजबूत किया जाएगा। यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और यूरोप का सैन्य गठबंधन नेटो टूटने की कगार पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर संकेत दे रहे हैं कि वो कभी भी इस गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि उसके सहयोगियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसके बाद इस गठबंधन में अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर देश अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। खास बात यह है कि तुर्की भी नेटो का सदस्य है और अब वो इस्लामिक नेटो का भी फाउंडिंग मेंबर बन गया है। वही सऊदी अरब भी अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन अब उसने भी अपने रास्ते बदलने के संकेत दे दिए हैं, जो अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि फिलहाल पश्चिम एशिया में जो हालात है, ईरान जंग को लेकर पहले से ही अमेरिका की काफी किरकिरी हो रही है। सऊदी अरब भी इस जंग की चपेट में है। उस पर भी हमले हो रहे हैं, जिन्हें रोकने में अमेरिका नाकाम रहा है। ऐसे में सऊदी का अमेरिका से अब भरोसा उठ सा गया है। हालांकि ईरान ने इस समझौते को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रिजाई ने साफ कहा कि सऊदी को पता होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक पेपर एग्रीमेंट से उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे सालों तक अमेरिकियों की एक तरफा निर्भरता से उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली। हालांकि अगर सऊदी अरब अपनी पॉलिसी में सुधार करता है तो उसे दूसरों से सिक्योरिटी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईरान ने यहां साफ कर दिया है कि इन कागजी समझौतों से सऊदी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसे अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी।
इस समझौते को लेकर इजरायल का भी बयान आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू ने सीधा सवाल किया कि क्या अगली बार जब ईरान, हूती या इराक में मौजूद मिलिशिया सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो क्या तुर्की और पाकिस्तान ईरान, इराक और यमन पर हमला करेंगे? और अगली बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो क्या तुर्की और सऊदी अरब भारत पर हमला करेंगे? इस समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान को लेकर ही हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के लिए इस समझौते की जरूरत भारत के खिलाफ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से तनाव बना हुआ है। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या भारत की पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में सऊदी और तुर्की भी हथियार उठाएंगे? पाकिस्तान ने तो एक तरह से भारत के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों को ही साथ आने की अपील कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद को लेकर भारत पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि अफगानिस्तान से काम कर रहे भारत समर्थित तत्व पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। मुस्लिम देशों को नेटो की तरह एक बड़ा गठबंधन बनाने की जरूरत है। सदस्य देशों को आपसी विवादों को दरकिनार करके एक एकजुट रक्षा गुट बनाना चाहिए। ऐसे में इस गठबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिस पर अब सऊदी अरब की तरफ से सफाई भी सामने आई है। उसने कहा कि यह एग्रीमेंट किसी मिलिट्री गुट या सांप्रदायिक ब्लॉक को बनाने की कोशिश नहीं है, ना ही इसका संबंध किसी परमाणु महत्वाकांक्षा या हथियारों की होड़ से है। यह एग्रीमेंट खाड़ी, अरब और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ किंगडम के मजबूत और रणनीतिक संबंधों की कीमत पर नहीं किया गया है। इससे क्षेत्र के किसी भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और ना ही इससे किन्हीं दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है। अब भले ही सऊदी अरब इस डील का बचाव करने की कोशिश कर रहा हो, पाकिस्तान इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है, लेकिन इस गठबंधन की असली परीक्षा तो तभी होगी जब किसी सदस्य देश पर हकीकत में हमला होगा। यह तय करेगा कि यह समझौता एक वास्तविक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा है या फिर केवल एक राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे शेख हसीना की वापसी से घबराई बांग्लादेश सरकार की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश वापसी का ऐलान कर दिया है। दिसंबर में शेख हसीना बांग्लादेश लौट रही हैं, जिससे देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। शेख हसीना की वापसी से तारिक सरकार घबराई हुई है। पहले तो उनकी वापसी पर उन्हें धमकी दी गई। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को एयरपोर्ट से सीधे फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन शेख हसीना ने भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश की सरकार जो चाहे करे, लेकिन मैंने तय कर लिया है और मैं दिसंबर में बांग्लादेश जाऊंगी। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी। जब शेख हसीना ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे तो अब सरकार उनके खिलाफ नई साजिश रच रही है। उनकी पार्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। तारिक रहमान सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को छीनने का प्लान बनाया है। सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सांसद नासिरुद्दीन चौधरी ने अवामी लीग को सहयोगी बताया है और दोनों पार्टियों के विलय की मांग कर दी है। चौधरी ने कहा कि अवामी लीग हमारी दुश्मन नहीं बल्कि वो हमारे सहयोगी हैं। हमने उनके साथ मिलकर मुक्ति संग्राम लड़ा था। अवामी लीग का जल्द ही बीएनपी में विलय होगा। सांसद के इस बयान ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। साफ है कि तारिक रहमान सरकार शेख हसीना का अस्तित्व ही खत्म करना चाहती है, क्योंकि शेख हसीना की जब पार्टी ही नहीं बचेगी तो उनकी वापसी से क्या बदलाव आएगा। इसलिए शेख हसीना की वापसी से पहले उनकी पार्टी के बीएनपी में विलय की कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें हर तरह से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वैसे सिर्फ शेख हसीना ही सरकार के निशाने पर नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान भी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद अब आर्मी चीफ की कुर्सी भी खतरे में है। चर्चा है कि तारिक रहमान सरकार जल्द ही सेना प्रमुख का इस्तीफा ले सकती है। बता दें कि शेख हसीना के कार्यकाल में जनरल वकार उस जमान की सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुई थी। वो शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं और सरकार की तरफ से 2024 के बाद से शेख हसीना के करीबियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब शेख हसीना से नजदीकी वकार उस जमान को भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तारिक रहमान सरकार को इस बात का डर है कि अगर जनरल जमान आर्मी चीफ के पद पर बने रहते हैं तो वो शेख हसीना की मदद कर सकते हैं, जिससे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वो शेख हसीना के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाएगी और यही वजह है कि तारिक रहमान सेना प्रमुख को भी पद से हटाना चाहते हैं।
और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की। तो ईरान के तेवरों ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर ही कर दिया है। अब ट्रंप कैसे भी इस जंग को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिशों में जुट गए हैं, लेकिन अब उनके लिए ईरान जंग से बाहर निकलना भी आसान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ना तो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार है और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने कंट्रोल को छोड़ने के लिए राजी है। और अब जब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है, वो लगातार दावा कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मेरा मानना है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द ही खत्म होने की संभावना है। तेहरान अब इस मुद्दे को बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकता। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। हमारे पास कुछ खास तरह के गोला बारूद हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनकी आपूर्ति हमारे पास लगभग असीमित है। हमारे पास कुछ अन्य प्रकार के गोला बारूद भी हैं जिनकी आपूर्ति थोड़ी सीमित है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां पैट्रियट और टॉम हॉक मिसाइलों के लिए सुविधाओं सहित ज्यादा उत्पादन संयंत्रों का निर्माण कर रही हैं। ट्रंप एक तरफ उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही जंग खत्म होने वाली है, बातचीत चल रही है, साथ ही वो परमाणु हथियारों को लेकर चेतावनी देते भी नजर आते हैं। वहीं इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी किसी भी वक्त उनकी मौत की खबर आ सकती है। इजरायली मीडिया चैनल 24 का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर हमें जल्द ही उनके शहीद होने की खबर मिले तो हमें हैरानी नहीं होगी। दरअसल 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के पहले हमले के बाद से ही मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई शहीद हो गए, लेकिन मुश्तबा बच गए, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर का पद संभाला। इसके बावजूद अब तक वो सामने नहीं आए। हालांकि समय समय पर उनके लिखित बयान जरूर जारी किए गए। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए भी मुश्तबा की लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है, और यही वजह है कि बार बार उनकी तरफ से मुश्तबा को लेकर इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि मुश्तबा जिंदा ही नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें भी यह मानना पड़ा कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं। ऐसे में इजराइल के इस नए दावे को केवल ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके सशस्त्र बल अमेरिका या इजराइल से मिलने वाली किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों को ही धमकाया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया। युद्ध से पहले हमारी सरकार बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ गए। विरोधियों को उम्मीद थी कि देश में सैन्य दबाव और बिगड़ते हालात के कारण ईरान बिखर जाएगा, लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। ईरान ने अपने विरोधियों की उन कोशिशों को नाकाम कर दिया जिनका मकसद सैन्य दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करना था। इस मुश्किल घड़ी में भी ईरान आज एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है। पेजेश्कियान ने दावा किया कि उनके विरोधियों ने सीरिया की तरह 48 घंटे में ईरान पर कब्जे की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत और क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान को इतनी आसानी से कमजोर या अस्थिर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पेजेश्कियान ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की मौजूदगी को ईरान की सबसे बड़ी ताकत बताया है। मौजूदा हालात में ईरान के रुख में कोई भी बदलाव मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान के साथ डील करने में कामयाब हो पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत के हालात हैं। सिंध में पाकिस्तान की सरकार को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच सेना और सरकार का राष्ट्रपति के साथ भी टकराव शुरू हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लंबे वक्त से सिंध की सत्ता में है और केंद्र की शहबाज सरकार के साथ उसका टकराव भी चल रहा है, और अब ये टकराव और तेज होता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर मिलकर जरदारी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि मुनीर जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, और इस टकराव ने सियासी रूप भी ले लिया है। यह मामला जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर शहबाज शरीफ की सरकार और राष्ट्रपति जरदारी आमने सामने आ गए हैं।
दरअसल जुलाई में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी जेसीपी ने हाईकोर्ट में 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। साथ ही पेशावर हाईकोर्ट के 4 और लाहौर हाईकोर्ट के 1 अतिरिक्त जज की सेवा पक्की करने और सिंध हाईकोर्ट के 1 जज का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया था। लेकिन राष्ट्रपति जरदारी ने अब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जबकि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 48(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रस्ताव मिलने के 2 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो समय सीमा बीत चुकी है। अब इसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि सरकार बिना राष्ट्रपति की सहमति के ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि उनकी बिना सहमति के नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कानूनी संकट पैदा हो जाएगा। जरदारी क्यों जजों की नियुक्ति को मंजूर नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी सामने आ गया है। दरअसल जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध हाईकोर्ट और दूसरे हाईकोर्ट में अपने कुछ पसंदीदा वकीलों और उम्मीदवारों को जज बनवाना चाहती थी। जुलाई में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बैठक में पीपीपी नेता सीनेटर फारूक एच नाइक ने करीब 33 नाम प्रस्तावित किए थे, लेकिन न्यायिक आयोग ने जरदारी के खास और पसंदीदा सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया, जिसके बाद जरदारी ने भी नए जजों की नियुक्ति की फाइल लटका दी। फिलहाल इस टकराव का असर पाकिस्तान में दिखाई भी देने लगा है। पाकिस्तान के अलग अलग हाईकोर्ट में आधा दर्जन से ज्यादा जज रिटायर हो गए हैं, लेकिन नई नियुक्ति नहीं हो पाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस देरी के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल ये टकराव टलता नहीं दिख रहा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बम और बारूद उगलने वाली नदी की। तो गर्मी आते ही जब नदियों का पानी सूखने लगता है तो आमतौर पर लोग इसे परेशानी की निशानी मानते हैं। कहीं पेड़ सूख जाते हैं, कहीं फूल मुरझा जाते हैं और कहीं नदियां अपनी रफ्तार खो देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सूखी नदी का तल पानी नहीं बल्कि बम, बारूद और युद्ध के राज उगलने लगे तो क्या होगा? यूरोप की डेन्यूब नदी इन दिनों कुछ ऐसा ही कर रही है। भीषण गर्मी और कम बारिश ने नदी का जलस्तर इतना नीचे पहुंचा दिया है कि पानी के नीचे छिपी कई ऐसी चीजें बाहर आने लगी हैं जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हैं। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में नदी का पानी पीछे हटा तो कीचड़ के बीच दूसरे विश्व युद्ध का एक बम दिखाई दिया। 2 अगस्त की शाम बार्थ्यानी स्क्वायर के पास इस बम के मिलने के बाद इलाके में हलचल मच गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। स्लोवाकिया में डेन्यूब के तल से एक खतरनाक एंटी शिप माइन बाहर निकल आई। ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए किया जाता था। इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। वहीं हंगरी में सेना की टीम को नदी के तल से 10 एंटी टैंक माइंस, एक हैंड ग्रेनेड और करीब 1 किलो इन्फेंट्री गोला बारूद मिला। यानी जिस नदी के पानी में कभी जहाज चलते थे, जिसके तल में दशकों से युद्ध का सामान दबा पड़ा था, और फिर सामने आया इतिहास का एक और पन्ना। एलिजाबेथ ब्रिज के पास एक मध्यकालीन तोप का गोला मिला है। खतरे को देखते हुए पुलिस ने करीब 500 मीटर तक सड़क बंद कर दी और नदी किनारे लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। लेकिन डेन्यूब सिर्फ हथियार ही नहीं दिखा रही। पानी घटने से नदी के तल में दबे पुराने पुलों के अवशेष भी नजर आने लगे हैं। बता दें कि 1896 में बना फ्रांज जोसेफ ब्रिज, जिसे 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उड़ा दिया गया था, उसके पुराने हिस्से भी अब दोबारा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सूखी नदी की कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। डेन्यूब का पानी इतना कम हो गया है कि हंगरी और रोमानिया के परमाणु संयंत्रों की कूलिंग व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। यानी जिस नदी ने सदियों के राज अपने अंदर छिपा के रखे थे, आज वही नदी सूख कर दुनिया को अपना अतीत भी दिखा रही है और भविष्य का खतरा भी समझा रही है। ये पूरी दुनिया के लिए ही एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।